और बात सबसे पहले उस खबर की जिससे 24 का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि अब जुबानी हमले की जगह बात स्याही फेंकने और जूते से हमले पर आ पहुंची है। एक दिन पहले घोसी से बीजेपी के प्रत्याशी पर स्याही फेंकी गई तो आज समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंके गए और फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। दरअसल मऊ में दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी और इसका आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर लगा था। तो दूसरी तरफ लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंके गए और स्वामी मौर्य ने जूता कांड का आरोप बीजेपी पर मढ़ा है। और फिर स्याही जूता कांड पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट कि आखिर सियासत की सच्चाई क्या है। नेताओं पर कभी जूते फेंके, कभी शाही से चेहरा काला किया। ये शाह सियासत का दौर है। यहाँ कदम कदम पर इंक और शाही लिंक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ों की बारिशें तो खूब देखी, लेकिन अब स्वामी मौर्य पर जूतों की बारिश भी देखिए। जब नेताजी सेल्फी ले रहे थे तो भीड़ से एक जूता उछला और जाकर गिरा स्वामी मौर्य के पास। चारों तरफ अफरा तफरी मची तो पुलिस ने भी आरोपी को दबोच लिया, लेकिन थप्पड़ के बाद जूता कांड सबक दे गया। विवादित बयानों के लिए मशहूर स्वामी मौर्य पर जूते फेंकने वाले को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन इस जूता कांड के पीछे कौन है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीर मऊ से भी आई, जब बीजेपी प्रत्याशी पर साजिशन स्याही फेंकी गई और जब पुलिस ने पूछताछ की तो सियासत में नाम समाजवादी पार्टी का आया। श्री दारा सिंह चौहान जी के ऊपर वो खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण किया है, उससे पूछताछ किया गया है तो ये ज्ञात हुआ है कि 19 में DCSK से चुनाव लड़ा था। उस समय भी छात्र सभा से जो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग है उससे टिकट मांग रहा था, उससे नहीं मिला था। उसके बाद ये बैठता था यहाँ पे अदरी मोड़ पे बैठता था कुछ लड़कों के साथ, तो वहाँ इसके ग्रुप के हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। मऊ में प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान के ऊपर शाही फेंकी गई थी, तो आज शाही फेंकने के आरोपी अभिमन्यु यादव ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने भी मोर्चा संभाला और आरोपी के सरेंडर के महज 1 घंटे बाद ही अखिलेश ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सब बीजेपी वालों को चाल है, बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीड़ को हमने पास चुनाव जीता है और तुम्हारे साथ कौन सा। जब आरोपी ने खुद ही बता दिया कि काम उससे भाजपाइयों ने करवाया है, तो फिर आगे क्या कहना। हालांकि अभिमन्यु यादव किसका आदमी है, किसने उसे भेजा था, क्यों भेजा, स्याही कांड के पीछे की सियासत क्या है, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के इशारों पर इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक दिन बाद स्वामी मौर्य पर जूते से हमले ने सियासत का रुख मोड़ दिया है। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, यादव समाज का जरूर है, लेकिन भाजपा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता। इसमें भी भाजपा की साजिश है, क्योंकि भाजपा के एक जाने माने सीनियर एडवोकेट का वो जूनियर है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कहीं न कहीं साजिश का शिकार हुआ है। शाही और जूता कांड के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कोई इसे साजिश का नाम दे रहा है तो कोई जूता फेंकने वाले को इनाम। उसमें भाजपा के लोग ही भाजपा को, क्योंकि उसकी सहानुभूति ले लें, कैसे चुनाव जीते, कैसे जनता का एक जो खोया विश्वास है वो सहानुभूति के तौर पे ले लें। और रोज दल बदलते रहते हैं, रोज अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी घटनाक्रम को बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए और ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। नेताओं को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये लगता है समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शाह सियासत की सच्चाई बयां कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी इंक से हमला हो सकता है, कहीं भी कभी भी जूते से हमला हो सकता है और कहीं भी नेता को थप्पड़ जड़े जा सकते हैं। तस्वीरें सामने हैं और तय करना आपको है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में पिछले कुछ सालों में कई शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए। यूपी में तो कई चौक चौराहों के भी नाम बदल दिए गए। लेकिन अब वक्त उस शहर के नाम बदलने का आ गया है जो मुस्लिम बाहुल्य है, और शहर का नाम है अलीगढ़।
दरअसल 2024 से पहले फिर नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने नाम बदलने के संकेत दिए हैं। केशव मौर्य ने अमित शाह की मौजूदगी में अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर संबोधित किया और ये माना जा रहा है कि अलीगढ़ की जगह शहर का नाम हरिगढ़ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि नाम बदलने का प्रस्ताव पहले भी सरकार को दिया जा चुका है। अगर नाम बदलने के पन्नों को पलटे तो पहले फैजाबाद का नाम बदला गया, फैजाबाद को अयोध्या किया गया और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है। वहीं मुगलसराय स्टेशन के नाम पंडित दीनदयाल जंक्शन कर दिया गया और झांसी रेलवे स्टेशन के नाम को वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया। और अब नंबर अलीगढ़ का भी आ चुका है, जिसे हरिगढ़ करने की तैयारी की जा चुकी है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अरे हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। प्रणाम कभी यही कहना है कि पुनः कभी भगवान ने चाहा आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है कि अब इसका नाम हरिगढ़ रखवाइए। 24 के चुनावी शोर में एक बार फिर शहर के नाम बदलने का जोर है। एक बार फिर इतिहास को दोहराने पर नजर है और इस बार इशारा अलीगढ़ की ओर है। जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। देश में पिछले कुछ सालों से कई शहर और रेलवे स्टेशनों के नाम बदल गए हैं और अब अलीगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। 2 साल पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। अलीगढ़ जिला पंचायत की बैठक में नाम बदले जाने को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त अलीगढ़ का नाम नहीं बदला। लेकिन 2024 से पहले एक बार फिर अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की चर्चा शुरू हो गई है और संकेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं। जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। केशव मौर्य ने उस मंच से ये नारा दिया है जिस पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि केशव मौर्य से पहले स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री भी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग की थी और कहा था जब तक अलीगढ़ का नाम नहीं बदल जाता तब तक वो उस शहर में कदम नहीं रखेंगे। प्रणाम करके यही कहना है, पुनः कभी भगवान ने चाहा हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है कि अब इसका नाम हरिगढ़ रखवाइए। ऐसा नहीं है कि शहर का नाम शुरू से ही अलीगढ़ था, इसमें पहले भी बदलाव हो चुके हैं। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, फिर इसे रामगढ़ का नाम दिया गया और जब शिया कमांडर नजाफ खान ने कोल पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसे अलीगढ़ का वर्तमान नाम दिया। यानी इतिहास के पन्नों में भी अलीगढ़ के नाम बदलते रहे हैं और इस नाम को एक बार फिर बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। अरे हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। अलीगढ़ के लोग चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाना चाहिए, ऐसी मांग लगातार उठ रही है। चलिए, कोई भी मांग अधूरी नहीं रहेगी, समय लगेगा। अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया है। अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया है और 80 की 80 सीटें बाबूजी को श्रद्धांजलि स्वरूप भी और राम मंदिर निर्माण के लिए भी। यानी अब वक्त अलीगढ़ का नाम गुम जाने का है और प्लान हरिगढ़ किए जाने का है, जिसकी चर्चा शुरू हुई तो निदान भी जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज अलीगढ़ में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। मौका यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि का था। बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अलीगढ़ की धरती से 2024 के लिए बड़ा संदेश भी दे दिया। दरअसल बीजेपी की कोशिश ओबीसी वोट बैंक पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने की। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे, वहीं 89% राजपूत वोट पर बीजेपी का कब्जा था। और वैश्य मतदाता की बात करें तो बीजेपी के खाते में 70% वोट गया था, तो वहीं अन्य ओबीसी के 72% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिले थे।
और कुर्मी समाज के 80% वोट बीजेपी के खाते में गए थे और इसी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक बार फिर बीजेपी मैदान में है। और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, पूरी पिक्चर उस रिपोर्ट के जरिए साफ हो जाएगी। बाबूजी की इस दिव्य पुण्यतिथि के अवसर पर आज जब हम सब उन्हें हिंदू गौरव दिवस के रूप में स्मरण कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता अलीगढ़ में जमा हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबूजी को नमन किया। बीजेपी ने बाबूजी की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज जुटे। साथ ही 2024 के लिए पश्चिमी यूपी में ओबीसी वोटर्स के लिए बड़ा संदेश भी दिया। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। अलीगढ़ के अतरौली से निकलकर कल्याण सिंह ने देश की राजनीति में एक मुकाम हासिल किया था। यूपी में बीजेपी को जब 1991 में पहली बार सरकार बनाने का अवसर मिला तो पार्टी ने लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह को आगे कर एक बड़ा निर्णय लिया था। अब एक बार फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपनी जड़ों को जमाने के लिए ओबीसी समुदाय को टारगेट कर रही है। इसलिए बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को बड़ा संदेश दिया है। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहाँ पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 6 सीटें गंवाई थी। अब ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने और हिंदू गौरव के नाम पर परंपरागत वोटरों को एक पाले में रखने की कोशिश की जा रही है। आज बहुत बड़ा दिन है कि उनकी सेकंड पुण्यतिथि हम सभी लोग बहुत एकता और समानता के साथ मना रहे हैं। बहुत अच्छा रहा उनका कार्यकाल और उन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी कुछ किया। देखिए, राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर कल्याण सिंह का जो उदाहरण है वो अप्रतिम है। निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी जिन मान बिंदुओं की स्थापना कर रही है उसके जो बीज के रूप में है वो कल्याण सिंह जी हैं, जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार करके और राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को, अपनी कुर्सी भी बलिदान करने में पीछे नहीं हटे हैं। यूपी की 80 में से 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 16 सीटों पर हार मिली थी। इसमें से पश्चिमी यूपी की 7 सीटें थी। मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें, नगीना, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा सहारनपुर में भी बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। जाटलैंड में ओबीसी वोटर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा और आसपास के जिलों के सामाजिक समीकरण को देखेंगे तो लोधी राजपूतों के इलाके में वर्चस्व है। अगर आंकड़े की बात करें तो पश्चिमी यूपी में करीब 30% मुस्लिम है। इसके बाद बड़ी आबादी 26% दलित वोटरों की है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट और 16% ओबीसी वोटर जीत हार तय करते हैं। एक बार फिर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर ओबीसी वोटरों को एक पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर बार बार चुनाव में हार का सामना कर अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट बैंक पर भी पकड़ बनानी ही होगी। और इसी रणनीति को धार देने के लिए अब उनकी नजर ओबीसी के साथ ही ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाने की है। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ओबीसी सम्मेलन के जरिए वोटर्स को साधने में जुट गए। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि किस तरीके से गैर यादव पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों को भी लुभाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का प्लान तैयार कर रही है और उस रणनीति के तहत काम कर रही है जिससे हर वर्ग, हर समुदाय और हर वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके। और इसी रणनीति को चुनौती देने के लिए अब अखिलेश यादव मोर्चे पर है। पहले गैर यादव ओबीसी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना और अब लखनऊ ओबीसी को साधने के लिए सम्मेलन का आयोजन, जिसमें अखिलेश के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य तक नजर आए। यानी संविधान बचाना है तो साथियों, ये जो जादूगर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो हमारे सम्मान के दुश्मन हैं, हमारे स्वाभिमान के दुश्मन हैं, हमारे आरक्षण के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में सत्ता से भगाने का काम करना है, ये अपील कर रहा है। सपा ने ओबीसी के तर्ज पर सवर्ण जातियों को भी अपने पाले में लाने के लिए रूपरेखा बनाई है, जिसमें ठाकुर से लेकर ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ समाज के अलग अलग सम्मेलन किए जाएंगे। सपा ने ओबीसी बाहुल्य घोसी विधानसभा सीट पर ठाकुर समुदाय से कैंडिडेट सुधाकर सिंह को उतारकर अपनी सियासी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है और अगले महीने से अलग अलग जिलों में ठाकुर जाति को जोड़ने के लिए सामाजिक एकीकरण सम्मेलन करने जा रही है। सपा जिस जाति का सम्मेलन करेगी, उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उसी समाज के नेताओं को सौंपी गई है। गैर यादव ओबीसी का जिम्मा स्वामी मौर्य के पास है। ठाकुर समुदाय को जोड़ने का बीड़ा जूही सिंह को सौंपा गया है। मनोज पांडे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से दूसरी जातियों के नेताओं को भी कमान दी गई है और इस अभियान के जरिए अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को वापस लाने और नए वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि चुनावी रणभूमि में बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। 80 लोकसभा सीटें हैं और मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य राज्यों में भी अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्थिति उत्तर प्रदेश में ही है और हमारे गठबंधन को यहाँ पूरी तरीके से जनता का भरपूर समर्थन पिछले 4 चुनाव में मिलता आया है और 2024 का जो चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 2014 से भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारा होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया है, लेकिन अब सवर्ण वोटों को भी जोड़ने की रणनीति बनाई गई है, जिसे सामाजिक एकीकरण सम्मेलन का नाम दिया गया है और कोशिश गैर ओबीसी के साथ ही सवर्ण वोट बैंक में भी संधमारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद सीट पर प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने की। उन्होंने पार्टी के लोक जागरण कार्यक्रम में न केवल अक्षय की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि कहा कि वो खुद अब उनकी जीत के लिए मोर्चा संभाले। लेकिन इस ऐलान के पीछे के मायने क्या हैं, वो भी समझने की जरूरत है। दरअसल शिवपाल यादव के पास गलती सुधारने का मौका है। 2019 में हुई गलती से सबक लिया जा रहा है। शिवपाल यादव 2019 में अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में अक्षय यादव 28,781 वोटों से हार गए थे। तो वहीं शिवपाल को यहां पर 91,869 वोट मिले थे और ये माना जा रहा है कि शिवपाल की वजह से ही अक्षय चुनाव हार गए थे।
और इसी गलती को सुधारने और परिवार में एकजुटता का संदेश देने के लिए शिवपाल यादव ने खुद फिरोजाबाद से अक्षय यादव के नाम का ऐलान किया। तुरंत पहले ही समाजवादी पार्टी में जो एक पारिवारिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी, उससे समाजवादी पार्टी को एक बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा था, जिसका नतीजा वो पार्टी और उस पार्टी के नेता आज तक झेल रहे हैं। तमाम सारे चुनाव हारे। शिवपाल यादव ने ये कह करके कि राम गोपाल यादव के बेटे यानी अपने भतीजे की जीत के लिए वो काम करेंगे, या भतीजे को ने जो ये संकेत दिया है कि चाचा उनके साथ रहेंगे, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं परिवार की एकता के लिए।